आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। आज 23 मई 2024 है और आज के इस शो में हम आपको दुनिया भर में कहां क्या कुछ हुआ इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। लिहाजा शुरुआत करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर शुरू करते हैं, जिसमें आज आप देखेंगे चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरा, कब्जा करने की फिराक, क्या छिड़ सकती है अमेरिका के साथ जंग। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जनाजे में शामिल हुए करीब 30 लाख लोग, 60 से ज्यादा मुल्क के लीडर पहुंचे, भारत के वाइस प्रेसिडेंट हुए शरीक। इजरायली फौज ने तेज की जालिमाना कार्रवाई, जबालिया और राफा पर अंधाधुंध बमबारी, 48 घंटों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने हमास के लीडर इस्माइल हानिया से की मुलाकात। मीटिंग के बाद खामेनेई के एक गजब ऐलान से इजराइल में खलबली। और मेक्सिको में इलेक्शन रैली के दौरान तेज हवा से हुआ हादसा, स्टेज ढहने से एक बच्चे समेत 9 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात चीन की। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है, कब्जा करने की फिराक है, क्या छिड़ सकती है अमेरिका के साथ जंग, ये सबसे बड़ी न्यूज है आज की। चीन ने आज 23 मई को ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। 2 दिन के जो है उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन ताइवान के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। ताइवान में 3 दिन पहले ही चीन विरोधी नेता विलियम लाई चिंगते ने ताइवान के प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ उठाया था, शपथ ली थी। इसी बात से चीन आग बबूला हो गया और ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। चीन वैसे भी ताइवान को अपना ही हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान के नीचे या पीछे अमेरिका हथेली लगाता है, ये कहा जाता है, यानी वो उसे सपोर्ट करता है, पुश करता है। इससे पहले तक चीन सिर्फ ताइवान पर आर्थिक प्रतिबंध यानी कि इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाता आया था, लेकिन इस बार चीन कुछ बड़ा करने की फिराक में है। दरअसल ताइवान में इस साल जनवरी में इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले चीन ने उम्मीदवार लाई चिंगते को अलगाववादी कहा था। साथ ही ताइवानियों को चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी कि अगर वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से, आर्मी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं तो सही ऑप्शन चुने, सही लीडर चुने। लेकिन क्या हुआ? चीन की धमकी के बावजूद ताइवान में चीन के ये जो मुखालिफ माने जाते हैं चिंगते, इनको जीत हासिल हो गई और फिर इन्होंने ओथ भी ले ली, शपथ ले ली, राष्ट्रपति बन गए। अब इसके बाद चीन आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि ताइवानियों को इसकी सजा मिलेगी। उन्होंने ये कहा था कि चीन की आर्मी, चीन की नेवी, चीन की एयरफोर्स एक जॉइंट एक्सरसाइज करके आज़ादी को जो बढ़ावा देते हैं लोग ताइवान में, उनसे निपटेगी। अब इस मिलिट्री एक्सरसाइज में, चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स भी हैं और वॉरशिप्स भी हैं। उधर ग्लोबल प्रेस के शेयर किए गए एक वीडियो में आप देख सकते हैं और दिख भी रहा है कि ताइवान ने भी अपनी हुइसेंग फेंग 3 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स को तैनात करना शुरू कर दिया है। ये मिसाइल्स कई ठिकानों पर ट्रक्स के जरिए ले जाती हुई दिखी। ताइवान के नए प्रेसिडेंट लाई चिंगते ने चीन से मिलिट्री एक्सरसाइज रोकने को कहा है। लाई ने चीन से अपील की है कि वो अपने गुस्से को रोककर पूरे इलाके में अमन बनाए रखने की कोशिश करे। ताइवान चीन से 160 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक जजीरा है, समंदर के बीचों बीच। अमेरिका ने साल 1979 में चीन के साथ रिश्ते बहाल किए थे, ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए थे। हालांकि चीन के एतराज के बावजूद अमेरिका वहां भी डबलिंग कर रहा था, ताइवान को हथियार सप्लाई कर रहा था डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ने के बाद। अमेरिका कई दहाइयों तक और कई दहाइयों से चीन की वन चाइना पॉलिसी का जो है सपोर्ट करता है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर थोड़ा उसका जो ख्याल है वो अलग है अमेरिका का। वहां वो चीन के मुखालिफ है। अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडेन, फिलहाल इस पॉलिसी से बाहर जाते हुए दिखते हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका फिर ताइवान के लिए, ताइवान को बचाने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए मैदान में उतरेगा, भले फिर चीन सामने हो। चलिए बात करते हैं ईरान की। आप सभी को पता है कि 19 मई के दिन या शाम ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी साहब का इंतकाल हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में। आज ईरान के मशहद शहर के समन अल हज्जाज अली बिन मूसा अल रज़ा की दरगाह के पास उन्हें दफनाया गया। मशहद शहर में ही रईसी की पैदाइश हुई थी।
रईसी के जिस्म को सुपुर्द खाक किए जाने से पहले उनके शहर में जो उनका जनाजा निकाला गया, उस जनाजे में करीब 30 लाख लोग शामिल हुए। 30 लाख लोग किसी बड़े से बड़े नेता की रैली में शामिल नहीं होते। इन सभी लोगों के हाथ में या तो ईरान का झंडा था या रईसी की तस्वीरें थीं। सभी की आंखें नम थीं, दिल जार जार रो रहे थे। दुनिया भर के करीब 68 मुल्क के लीडर्स और डिप्लोमेट्स रईसी को खिराजे अकीदत पेश करने पहुंचे थे। इनमें भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब भी मौजूद थे। उनके अलावा कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी, इराक के वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुडानी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी गए, और उनके अलावा कई और मुल्क के लीडर्स और ऑफिसर्स खिराज अकीदत पेश करने पहुंचे थे। रईसी को आखिरी विदाई देने के लिए तालिबान के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर, हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया और हुथी के लीडर्स भी तेहरान पहुंचे, उसके बाद मशहद पहुंचे। अब बात गजा की। गजा में लोगों का भूख और प्यास से बुरा हाल है। जैसे तैसे जंग के दौरान ठंड का मौसम तो इन सभी ने काट दिया, लेकिन बढ़ती गर्मी खंडरों और टेंट में रह रहे लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। ये तस्वीर गजा के एक बुजुर्ग फिलिस्तीनी शख्स की है। इजराइल की तरफ से थोपी गई भुखमरी वाली जंग के बीच ये बुजुर्ग शख्स खाली गैलन लेकर बेघर हो चुकी अपनी फैमिली के लिए पानी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मेरी आप सबसे अपील है कि अपने घरों में खाना और पानी बर्बाद करने से पहले एक बार गजा के भूखे प्यासे लोगों के बारे में ज़रूर सोच लिया करें। आप सोचेंगे ये तो कई लोगों का हाल है गजा में, मैंने ये तस्वीर क्यों दिखाई? मैं आपको हर दिन की एक अलग तस्वीर गजा की दिखाऊंगा, हर रोज़ दिखाऊंगा, और साथ ही आपको उससे कनेक्ट करके एक पैगाम देने की कोशिश करूंगा। आपको भी समझाऊंगा, खुद भी समझूंगा। अब गजा की खबरों को सुन लीजिए। इजरायली फौज ने जालिमाना कार्रवाई गजा के ऊपर तेज कर दी और पिछले 48 घंटों में अंधाधुंध बमबारी से बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। गजा में इजरायली फौज की जालिमाना कार्रवाई रुक नहीं रही है। जबालिया रिफ्यूजी कैंप और रफा में आईडीएफ लगातार हमले कर रही है। जबालिया में इजरायली फौज जमीनी हमले कर रही है तो रफा में हवाई जहाजों से बम गिराए जा रहे हैं। 48 घंटों में इजरायली फौज ने दोनों जगहों पर, दोनों शहरों में 100 से ज्यादा हमले किए। सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। ये सब तब हो रहा है जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी कट्टरपंथी टोली के खिलाफ वॉर क्राइम्स अंजाम देने को लेकर वारंट कटने की उम्मीद है। इजरायली फौज के हमले पूरे गजा में जारी हैं। हर तरफ बमों की गूंज सुनाई दे रही है। हर जगह बारूद की गंध हवा में घुली महसूस होती है। सड़कों पर लाशें किसी सब्जी या फल के पलटे हुए ठेले की तरह नजर आती हैं। जंग के नाम पर इंसानियत का कत्ल और बेगुनाहों का जेनोसाइड जारी है। पूरी दुनिया देख रही है कि फिलिस्तीन में 75 साल पहले जिन्हें लाकर बसाया गया था, उन्हें आखिर उनके मुल्कों से, उनके देशों से मारकर भगाया क्यों गया था। कल से आज तक गजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गजा सिटी और दूसरे बड़े शहर खान यूनिस पर भी कई हमले हुए हैं। खान यूनिस वो शहर है जिसके नजदीक रफा से आए लाखों टेंट में रह रहे हैं लोग, लाखों लोग। लेकिन हम लोग के सेंटर में जबालिया है, रफा है। लगातार गोली बमबारी इन दोनों जगह जारी है, बर्बादी जारी है। रफा से निकलकर अभी तक करीब 8,50,000 बेघर लोग जान बचाकर दूसरी जगहों पर पहुंच गए हैं। अपनी जमीन पर बार बार बेघर होने की इनकी दास्तान बहुत लंबी है। पनाह गुज़ीनों की तरह इतनी जिंदगी बिताने की इनकी कहानी बहुत दर्द भरी है। दुनिया जानती है कि बदमाशों और डाकुओं की तरह सेटलर्स इन फिलिस्तीनियों की जमीन कब्जा रहे हैं, लेकिन ना कोई बोलने वाला है, ना कोई रोकने वाला। लाखों लोग अभी भी रफा में हैं, जिनमें अल कसाम ब्रिगेड के भी कुछ सैकड़ों लड़ाके होंगे। लाखों लोगों में सैकड़ों लड़ाके, हजार भी नहीं। इजरायली फौजी इन्हीं को घेर कर मारना चाहते हैं और इनके नाम पर वो अब तक करीब 36,000 से ज्यादा लोग बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मार चुके हैं। कौन? इजराइल के फौजी। इजराइल की फौज मार चुकी है, जिसमें औरतें और बच्चे सबसे ज्यादा हैं। गाजा पर इजराइल के हमलों में अब तक करीब 80,000 लोग जख्मी हुए हैं। एक शहर जो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उसकी दास्तान हर रोज सुनाते हुए दिल दुखता है, लेकिन क्या करें, कोई और सुनाता भी तो नहीं है। बढ़ते आगे, जो सुपर बॉस बने बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। अमेरिकी संसद, अमेरिकी पार्लियामेंट, या यूं कहें वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट के खिलाफ नेतन्याहू को सजा सुनाने वालों को सजा देने का फरमान सुनाया गया है।
अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर माइक जॉनसन ने धमकी दी है कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया तो अमेरिका हेग शहर में आईसीसी और उसके प्रोसिक्यूटर को सजा देगा। यानी अमेरिका किसी गुंडे की तरह अदालत को धमकाकर अपनी मर्जी का फैसला करवाना चाहता है। वो चाहता है कि गजा में कत्ल गारत करने वाले नेतन्याहू के खिलाफ ना कोई वारंट कटे, ना उसे कोई सजा हो। अगर ऐसा ही है तो ऐसी अदालतों को इंटरनेशनल कोर्ट कहलाने का दर्जा नहीं मिलना चाहिए और अमेरिका को भी सुपर पावर की जगह सुपर ब्लेंडर कंट्री बुलाना चाहिए। क्या ये सब कुछ जेब देता है अमेरिका को, जो सुपर पावर है? कोर्ट को उसका काम करने दिया जाए। तुम कौन होते हो? वो तो कोर्ट सबूतों के, गवाहों के बिना पर फैसला करती। तुम कौन हो? कौन हो तुम? कोई नहीं रहा दुनिया का खुदा, नीचे वाला कोई नहीं रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया से तेहरान में बहुत अहम मीटिंग की और इसमें जो कुछ कहा गया उससे इजरायली हुकूमत के बीच खलबली मच गई। इस मीटिंग में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया से कहा कि इजराइल का खात्मा एक कुदरती, एक खुदाई वादा है और ये होकर रहेगा। इजराइल खत्म होकर रहेगा जड़ से। यानी खामनेई एक तरह से कह रहे हैं कि इजराइल को उसकी बर्बादी तक चैन से सांस नहीं लेने दी जाएगी और हमास को ईरान का सपोर्ट हर हाल में जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामनेई ने तेहरान में ईरान के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोखबर के साथ एक बैठक के दौरान ये बात कही। इजराइल समेत दुनिया के बड़े अखबारों में रिपोर्ट छपी और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने हमास के लीडर इस्माइल हानिया से कहा कि ज़ायनिस्ट एंटिटी यानी इजराइल को खत्म करने का खुदाई वादा जरूर पूरा होगा और हम वो दिन देखेंगे जब नदी से लेकर समंदर तक फलस्तीन की जमीन होगी। यानी द डिवाइन प्रॉमिस टू एलिमिनेट द ज़ायनिस्ट एंटिटी विल बी फुलफिल्ड एंड वी विल सी द डे व्हेन पैलेस्टाइन विल राइज फ्रॉम द रिवर टू द सी। ये बात कही है खामनेई साहब ने। यह पैगाम तेहरान में दोनों नेताओं की बैठक के एक सार्वजनिक हिस्से, एक पब्लिक पोर्शन के दौरान दिया गया। अब जरा सोचिए कि इजराइल के खात्मे की बात अगर पब्लिक पोर्शन में कही गई है तो फिर दोनों के बीच बातचीत के जो हिस्से पब्लिक नहीं हुए उनमें क्या कुछ कहा गया होगा और क्या कुछ तय किया गया होगा। चलिए बात मैक्सिको में हुए एक हादसे की। मैक्सिको में एक इलेक्शन रैली में तेज हवा से हादसा हो गया। स्टेज ढहने से एक बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई, 50 लोग जख्मी हो गए। एक इलेक्शन रैली चल रही थी, इस दौरान तेज आंधी आई और स्टेज गिर गया। बताया जा रहा है कि इसमें जो 50 लोग जख्मी हुए हैं, कुछ की हालत अभी भी सीरियस है। 9 लोग तो फौरन ही इस हादसे में जान गंवा बैठे और इनमें एक बच्चा भी शामिल है। ये पूरा इंसिडेंट नुएवा लियोन सूबे के सैमुअल गार्सिया शहर में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सिटीजन मोमेंट पार्टी के राष्ट्रपति पद के यानी प्रेसिडेंट के जो पद होते हैं उसके उम्मीदवार जॉर्ज अल्वारेज गिनेज एक सियासी रैली में स्पीच दे रहे थे। मिनेज इस हादसे में बाल बाल बच गए, हालांकि उनकी टीम के कई मेंबर जख्मी हो गए। एक और खबर यह है कि ब्रिटेन में 4 जुलाई को अब वहां पर इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शन, और ब्रिटेन के जो वजीर आजम है ऋषि सुनक, उन्होंने कल रात 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लिए अपना फ्यूचर चुनने का वक्त आ गया है। किंग चार्ल्स III को इलेक्शन की टाइमलाइन के बारे में इत्तला देने के बाद जल्द ही पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाएगा। उसके बाद इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। लेकिन ऋषि सुनक के इस फैसले पर लोग मजे ले रहे हैं, मेम्स बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन्हें अपनी हार, इनकी पार्टी की हार साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, लिहाजा अब इन्होंने ये फैसला किया है कि वक्त से पहले इलेक्शन करा लिए जाएं। 44 साल के हैं ऋषि सुनक और बताया जा रहा है कि इन्होंने फुल टाइम अपना प्राइम मिनिस्टरशिप पूरी करने की जगह 7 महीने पहले ही इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, जो इनके डर को दिखाता है। दुनिया भर की खबरें इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि कम वक्त में ज़्यादा खबरें देने की आपसे जो हमने वादा किया है उसे निभाने में कामयाब कुछ हद तक हुए होंगे। तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है और नई टीम है, बढ़ता हुआ चैनल है, साजो सामान कम है, हर चीज़ कम है। लिहाजा जैसे जैसे टीम बढ़ेगी, जैसे जैसे वो आसार बनेंगे, आपको और बेहतर न्यूज़ हम ज़रूर देंगे। लेकिन उस मुकाम तक ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और हमें सपोर्ट भी करें। शुक्रिया, सलामत रहिए।